नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम हम बातें कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, यानी किस तरह पोटेंशियल एनर्जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो किस तरह से वो चीजें आपस में रिलेटेड होती है, हम लोग बातें कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने कुछ बातें की थी यहाँ पे। अब हमने ये साबित कर दिया था कि हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज बेसिकली माइनस ऑफ डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एस है। डेल्टा एस आपके पास था dx i कैप dy j कैप dz k कैप, और यहां से आपने बोला था कि f आपका जो f है दैट इज fx i कैप fy जे कैप एफ जेड के कैप, और एफ को आपने ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ डी यू बाई टी एक्स आई कैप माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस ऑफ डी यू बाई डी जेड के कैप। ये खेल अपन खेल चुके थे और अपन बातें कर रहे थे ग्राफ की। किसकी बातें? ग्राफ की बात कर रहे थे। जैसे मैं अगर ये बात करूं कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कर्व बनाया है ना, यू वर्सेस एक्स का कर्व बनाया है, एक्स का कर्व बनाया। मान लीजिए कि वो कर्व मेरे लिए कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ। यहां पे एक बिंदु है, यहां पे एक बिंदु है, मान लीजिए यहां पे एक बिंदु है P, यहां पे एक बिंदु है Q, यहां पे R, यहां पे S, T, U, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है V, यहाँ पे एक बिंदु क्या है V, ऐसे अपन ने पॉइंट्स ले लिए। तो आज अपन आगे की बातें करते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में बातें करते हैं। किसकी? इक्विलिब्रियम की। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। हम जानते हैं कि अगर ये u वर्सेस x का कर्व दिया हुआ है तो fx जो मेरे लिए हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई dx, माइनस ऑफ डी यू बाई dx। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो कुछ बिंदु ऐसे होंगे जहां पे du बाई dx जीरो हो जाएगा, उसका नेगेटिव भी जीरो आ जाएगा, तो फोर्स नेट क्या आ जाएगा? जीरो। हमने बातें की थी इक्विलिब्रियम तब होता है, यानी इक्विलिब्रियम खुद ही दो टाइप का होता है, वन इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो रोटेशनल की बातें अभी कर ही नहीं रहे। हमारे लिए इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। अगर ऐसा हुआ कहीं पे du बाई dx जहां जीरो होगा वहां पे आपका f भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वहां पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। अब आप ध्यान से बताइए कि कौन से वाले पॉइंट पे ऐसा होगा। अब साहब Q वाले पॉइंट पे स्लोप आपकी इस तरह, मतलब स्लोप जीरो हो जाएगी। S वाले पॉइंट पे आप देखिए, U वाले पॉइंट पे देखिए और V वाले पॉइंट पे देखिए, तो आप बोलेंगे साहब एट पॉइंट Q S U एंड V यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अच्छा भाई साहब, अगर अपन इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो खुद ही तीन टाइप का होता है। यहाँ का इक्विलिब्रियम और यहाँ का इक्विलिब्रियम सेम नहीं है। लोग बोलेंगे मतलब कहना क्या चाहते हो भाई? हम कहना ये चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम खुद ही तीन टाइप का होता है। कैसा होता है, कैसे उसको बोल सकते हैं? मैंने कहा पहले देख तो जरा होता कौन सा है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तीन टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है। कौन से वो तीन टाइप है? एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा वाला इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा वाला मैंने कहा ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरे वाला मैंने कहा ये न्यूट्रल है। ये कैसा है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम कहां होता है? मैंने कहा वहां होता है जहां नेट फोर्स जीरो हो, मतलब वहां पे du बाई dx यानी कि जहां पे स्लोप क्या हो? जीरो हो, वहां पे आपका ये इक्विलिब्रियम हो गया। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब ये बताइए कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? तो इनका नाम बोल देते हैं A B C, एक एक करके बातें करते हैं। पहला वाला हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा वाला? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम की ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम? मैंने कहा नाम से लग रहा है ऐसा इक्विलिब्रियम जो स्टेबल रहे। अगर आप आसान भाषा में समझे, मान लो कि अपन ने एक ऐसा तपेला ले लिया या एक ऐसा कटोरा ले लिया। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। अगर आप ध्यान से देखें
तो क्या होगा कि मैंने यहाँ पे एक आइटम रख दिया, छोटा सा एक आइटम रखा जो कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम सेंटर में नहीं, या ये वाले पॉइंट पे ऐसे चिल कर रहा होगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, वो एकदम रुका होगा, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है? मैंने कहा मैंने थोड़ा सा उसको स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया, यानी चला के उसको खींच के यहाँ पे ले आया, और जैसे ही रिलीज करूंगा इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो वापस इसको इक्विलिब्रियम की तरह लेके आएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद में वो आके वहां रुक जाएगा। मैंने कहा अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि यही वाले तपेले को उल्टा रख दूं, जस्ट इसके मिड पॉइंट पे एक ऐसा कंचा टाइप का या कुछ छोटा सा ब्लॉक टाइप का आइटम यहाँ पे रख दूं, क्या वो रुका रहेगा? मैंने कहा जस्ट एकदम सेंटर पे रख के आ जा, रुका रहेगा। तू थोड़ा सा उसको स्लाइटली उसको वहां से डिस्टर्ब कर और थोड़ा दूर रख, फिर थोड़ा दूर हट, क्या वो लौट के इसी इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे जाएगा? नहीं। तो अब जो फोर्स लग रहा होगा, क्या वो वापस इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा? मैंने कहा नहीं, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि इस तरह का एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक एकदम चिल कर रहा है, नेट फोर्स 0 है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इधर की तरफ खींच के छोड़ूंगा तो ये लौट के वापस अपनी मतलब पोजीशन की तरफ आएगा, है कि नहीं? हाँ, आते आते उसको कुछ रफ्तार हो जाएगी, ये इधर जाएगा, लेकिन फिर लौट के ऐसे आएगा, अंत में रुकेगा, यहीं पे आके यहीं रुक जाएगा। अच्छा, तो आसान भाषा में अगर अपन देखें तो क्या होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पर फोर्स 0 हो और उससे थोड़ा सा इधर जाएं, ये इधर जाएं, नुकसान होता है, इसलिए वापस लौट के आते हैं। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें, आप इधर की तरफ गए होंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी, और हर कोई चाहता है कि उसकी एनर्जी कम रहे। ऐसी जगह पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जहां पे थोड़ा इधर जाने और थोड़ा उधर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही हो, यानी कि आप वहां पे हो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, इसका मतलब आसान भाषा में आप क्या बोल रहे हैं कि d2u/dx² माउथ ओपनिंग अपवार्ड टाइप का होना चाहिए। हाँ भाई साहब, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको मैथमेटिकली बातें समझ में आ गई। मैथमेटिकली क्या होना चाहिए भाई साहब? कि पहली कंडीशन है du/dx क्या होना चाहिए? 0। यहां से तो पता लग जाएगा कि इक्विलिब्रियम है, यहां से तो क्या पता लग गया कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर उस वाले पॉइंट पे d2u/dx² ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी अगल बगल वाले से। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आप जैसे ही थोड़ा इधर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, तो लौट के वापस थोड़ी यहाँ पे आओगे यार। लेकिन अगर आप एस की बात करें, इससे थोड़ा सा इधर की तरफ आप जाए सॉरी एस से अगर आप थोड़ा सा भी इधर की तरफ जाएंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। एस ये वाले पॉइंट पे अगर आप थोड़ा इस साइड जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, थोड़ा इधर की तरफ जाएंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो वापस लौट के आएगा। यानी यहाँ पे क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम if the body is slightly disturbed from equilibrium, from position of equilibrium, then force acting on it tries to bring it back to the position of equilibrium, अच्छा, एक बॉडी है जिसपे मान लो कि भाई उसको अपन ने थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब किया तो लौट के वापस अगर इक्विलिब्रियम पे आ रही है, तो कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अच्छा, इसका जस्ट उल्टा, और उसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? du/dx क्या होना चाहिए? 0, और d2u/dx² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो अब आपके लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताना कोई बहुत टफ चीज नहीं रहेगी। यहाँ पे बातें कर लेते हैं अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहां से ग्राफ से बताइएगा कि कौन से वाले पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आप क्यू पे अनस्टेबल है, एस पे क्या है? स्टेबल है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो
तो एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं एट पॉइंट एस। एट पॉइंट एस पे क्या है? पॉइंट एस पे है आपके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, बी वाले की बात करते हैं भाई साहब, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा। If the body is slightly disturbed from the position of equilibrium, then the force acting on it tries to bring back, मैंने कहा नहीं, tries to take away from the position of equilibrium। इसको क्या बोला जाएगा? Unstable equilibrium। If the body is slightly disturbed from the position of equilibrium, then force acting on it tries to bring it away from position of equilibrium। ऐसे इक्विलिब्रियम को प्यार से क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने कहा अच्छा, मतलब अगर आप थोड़ा सा बॉडी को यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है, इसे थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो लौट के वापस थोड़ी आएगा भाई। फायदे का सौदा है ना यार। यहाँ पे रखे हुए पेन को मैंने यहाँ से यहाँ लाया तो ये वापस उधर थोड़ी जाएगा यार। हाँ भाई, लेकिन अगर मैं यहां से इधर लेके आ गया तो ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी, फायदे का सौदा होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? मैंने कहा du by dx तो 0 होना चाहिए, और तभी तो वहां पे इक्विलिब्रियम होगा यार। अरे f इज माइनस ऑफ du by dx, अगर du by dx 0 होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है? मैंने कहा वहां वाले पॉइंट पे लोकल क्या होना चाहिए? लोकल मैक्सिमा होना चाहिए। किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। मैक्सिमा मिनिमा निकालना आपने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है, यानी कि वहां पे d2u by dx स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। यानी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का फैन जो है करो आपका u वर्सेस x का बनना चाहिए, u वर्सेस x का बनना चाहिए, ताकि यहाँ पे आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो अगल बगल में जाने से फायदा होगा, तो लौट के उस पॉइंट पे नहीं आएगा, तो ये कहलाएगा अपने लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ पे अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो कौन से वाले पॉइंट पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? एट पॉइंट Q एंड R। अच्छा, P एंड R पे इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा। P, R और T पे तो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 है नहीं। अच्छा, अनस्टेबल कहां पे होगा? एट Q एंड U है। Q एंड U इन दोनों पॉइंट पे क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, लगे आप तीसरे टाइप का इक्विलिब्रियम भी देख लेते हैं, वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब आपने जहां से हटाया है उसे दूर ले गए, वो बोलेगा हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले जहां थे और अब जहां थे, हमारी जो एनर्जी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। कैसे बात करेंगे न्यूट्रल की? तीसरा C, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सा वाला? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कंडीशन होगी? पहली बात तो कि du by dx 0 होना चाहिए। अगर मैंने क्या किया, मैंने एक फ्लैट सरफेस ली, मैंने यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस ली और यहाँ पे कोई ब्लॉक या कोई एक छोटा सा आइटम रख दिया, ये रुका हुआ है, मस्त एकदम ट्रांसलेशनरी इक्विलिब्रियम है। अपन ने क्या किया? स्लाइटली इसको इधर की तरफ लेके यहाँ पे ले जाके रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, जस्ट चिल। जहां लेके गए ये वहीं रुक गया, मस्त आराम से बैठा है भाई साहब, कोई भाग दौड़ नहीं, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप सेम लेवल पे उधर लेके गए, इसने बिल्कुल बुरा नहीं माना, इसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। अच्छा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रही। मैंने कहा हाँ, ना तो इसको कोई फायदा हुआ ना ही इसको कोई नुकसान हुआ। ये अपनी नई पोजीशन में भी इक्विलिब्रियम में ही है, ये अपनी नई पोजीशन में भी
इक्विलिब्रियम में है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को प्यार से क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसमें क्या होगा? मैंने कहा एक तो इसमें du बाई डी एक्स क्या होगा? 0 होगा, तो होना ही चाहिए। दूसरा हमको ये लगता है भाई साहब कि d2u बाई डी एक्स स्क्वायर को भी 0 ही होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए आपके लिए? कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे? u इज कांस्टेंट। u यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी u इज कांस्टेंट, u इज कांस्टेंट है। अच्छा भाई साहब, कौन सा एग्जांपल के लिए बात करें तो कौन सा पॉइंट होगा हमारे लिए? यहाँ हमारे लिए v है। v पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है एट पॉइंट v है। तो अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत आसान। तो 3 तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, आपने जाना। अब आप ध्यान से देखें तो आप भगवान से दुआ कीजिए कि स्टेबल आंसर नहीं आए। क्यों? क्योंकि जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा बॉडी लौट के वापस आएगी, ठीक है, नए नए चैप्टर बन जाएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह वगैरह, है ना। तो अपन ये समझिए भाई साहब कि 3 तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। कंडीशंस आपके लिए जो मैथमेटिकली है वो है, पहली बात तो du बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। अब d2u बाई डी एक्स स्क्वायर बताएगा कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। अगर d2u बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, इसका मतलब ऐसा वाला सीन है। इसका मतलब क्या है? ऐसा वाला सीन है, मतलब स्टेबल है। और लेस देन 0 आ गई, इसका मतलब अनस्टेबल है। और वो 0 आ गई तो इसका मतलब न्यूट्रल है। इनका बहुत बढ़िया भाई साहब। एक सवाल लेते हैं जिससे कि हमारे कुछ बातें अपने को और अच्छे से समझ में आए। एक चंपक किस्म का सवाल लेते हैं। जल्दी जल्दी। हम बातें कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। इसके बाद अपन वर्क एनर्जी थ्योरम पे चलेंगे। इक्विलिब्रियम एक सवाल लेते हैं। मानो कि बहुत ही सस्ता सवाल हमने लिया। एक बॉडी है जिसपे मान लो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी कर रही है। u इज फंक्शन ऑफ x, ax स्क्वायर माइनस bx, है ना। अच्छा, और बोला गया है कि a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट। कैसे हैं? पॉजिटिव कांस्टेंट से, ठीक है। आपसे बोला जाए कि इक्विलिब्रियम कहां है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड also comment on nature of equilibrium। मतलब ये बताना है कि भाई इक्विलिब्रियम कहां पे है, और ये भी बताना है कि क्या वो स्टेबल है, क्या वो अनस्टेबल है, या वो न्यूट्रल है। मैंने कहा हमारे लिए कोई टफ चीज नहीं है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा पहले हमें फोर्स निकालना चाहिए, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dx। देखो y z है नहीं, तो बेसिकली सीधा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। f माइनस ऑफ du बाई dx। अच्छा भाई, ओ ऐसा होता है जहां पे फोर्स 0 होता है वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब du बाई dx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। du बाई dx आएगा क्या? जरा ध्यान से देखो। du बाई dx इज इक्वल टू 2ax से माइनस b आ गया, इसको 0 कर दिया तो b की वैल्यू आई मेरे लिए x की वैल्यू, मेरे को x चाहिए ना भाई साहब। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? b डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू b बाई 2a पे du बाई dx 0 होगा, और माइनस ऑफ du बाई dx भी 0 आ जाएगा। मतलब वहां पे फोर्स 0 होगा, मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम हो। हमको ये पता करना है भाई साहब कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसा होगा। तो हमने क्या किया? ये हमारा du बाई dx है, हमने d2u बाई dx स्क्वायर निकाल दिया। फिर से डिफरेंशिएट किया लाला, तो ये वैल्यू आ गई अपने लिए 2a और ये वैल्यू आ गई 0। अच्छा, 2a आ गया। मैंने कहा a तो पॉजिटिव कांस्टेंट था, इसका मतलब ये क्या है? ये ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, du बाई dx 0 आ गया है यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, x की वैल्यू b बाई 2a पे भी d2u बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हर वैल्यू के लिए नहीं आ रही, तो x का फंक्शन ही नहीं है। x की कोई से भी वैल्यू डाल, d2u बाई dx स्क्वायर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या वो x इज इक्वल टू b बाई 2a के लिए भी पॉजिटिव आएगा? मैंने कहा तो क्या x इज इक्वल टू b बाई 2a पे इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा?
x इजिकल टू बी बाई 2a पे इक्विलिब्रियम आपके लिए रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये x इजिकल टू बी बाई 2a पे आपका आ जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि du बाई dx यहाँ पे है 0, d2u बाई dx स्क्वायर है यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा, बहुत बढ़िया, एकदम लल्लू पल्लू सवाल से अपन ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसको उड़ाते हैं और एक आध और सवाल अपन देखते हैं भाई साहब। मान लीजिए कि हमारे पास दो एटम है। क्या है? एक और एग्जांपल लेते हैं। दो एटम लोग हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हैं और इनके बीच का फासला मान लीजिए कि r है। क्या है? r है, और इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है इनके बीच की वो इस तरह से वेरी कर रही है a अपॉन r की पावर 12, a अपॉन r की पावर 12 माइनस b अपॉन r की पावर 6। इस तरह से मान लो वेरी कर रही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से वेरी कर रही है, और आपसे ये बोला जाए कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी आर की कौन सी वाली वैल्यू पे इक्विलिब्रियम होगा और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर इस तरह से वेरी कर रहा है तो मुझे क्या पता करना? मुझे इक्विलिब्रियम की पोजीशन पता करनी है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैंने कहा सबसे पहले डी बाई डी आर निकाला जाएगा। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? a इंटू आर की पावर माइनस 12, और ये आपका हो जाएगा प्लस b इंटू आर, सॉरी माइनस b इंटू आर की पावर माइनस 6, है ना। अच्छा भाई, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -12, a इंटू आर की पावर -13, मैंने उसको यहाँ पे ले लिया, माइनस और -6 आएगा तो ये +6 हो जाएगा 6b, और -1 कर दीजिए r की पावर 7, दैट इज इक्वल टू 0। अगर इक्विलिब्रियम होना है फॉर इक्विलिब्रियम तो du बाई डी आर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी कि 12a बाई आर की पावर 13 मस्ट बी इक्वल टू 6b डिवाइडेड बाई आर की पावर 7 है। ये इससे कट गया भाई साहब, क्या है आपके लिए? 2 आ गया है, यानी ये, और यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई है? r की वैल्यू 6 आ गई है, तो यहां से आपके पास 2a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू r की पावर 6 है। तो r की वैल्यू क्या आ गई? यहां से r की वैल्यू है आपके लिए 2a डिवाइडेड बाई b की पावर 1/6, पावर 1/6। a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, a एंड b क्या है? a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, आर पॉजिटिव कांस्टेंट। मैंने कहा अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो r की वैल्यू आ गई आपके लिए 2a डिवाइडेड बाई b की पावर 1/6, और यहाँ पे क्या होगा आपके लिए? यहाँ पे होगा आपके लिए इक्विलिब्रियम होगा x की। आओ चेक करते हैं कि वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल की अनस्टेबल। वो चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो कर लेंगे, और उसमें r की वैल्यू क्या डाल देंगे? 2a डिवाइडेड बाई b है, 2a डिवाइडेड बाई b की पावर 1/6 उसमें डाल दिएगा, आपको मिल जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या? तो ये इस तरह के सवाल आपके लिए कोई बहुत टफ चीज नहीं है। इक्विलिब्रियम कैसा है, कहाँ है, ये पता करना आपके लिए कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। खूब सारे सवाल धीरे धीरे आगे आते रहेंगे। हाँ, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, बॉडी लौट के वापस आएगी, तो एक जैसे एक पूरा चैप्टर ही सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो आपका उस पर बन ही जाएगा कि लौट के आप इक्विलिब्रियम पे हमेशा आएंगे। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी ढंग की बातें करते हैं। ये बहुत ही इजी बातें थी अभी तक की। आगे बढ़ते हैं अपन वर्क एनर्जी थ्योरम पे। किस पे? वर्क एनर्जी थ्योरम। हेडिंग डाल दीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए भाई सब आगे बढ़ते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। प्यार से इसको अपन WET वर्क एनर्जी थ्योरम बोल सकते हैं। क्या है ये भाई साहब, जरा ध्यान से देखें, काफी इंपोर्टेंट है, सवाल सारे इसी से होने हैं इस चैप्टर में। एक आइटम है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें खूब सारे फोर्स लग रहे हैं। इस पे क्या लग रहा है? खूब सारे फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? मैंने कहा इस पे लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, और मैंने कहा एक लग रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी मान लो, और मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स, और मैंने कहा सूडो लग मान लो।
सारे फोर्स लग रहे हैं भाई साहब, इस पे सारे फोर्स लग रहे हैं और सबका रिजल्टेंट मैं बोल रहा हूं एफ नेट। सबका रिजल्टेंट मैं क्या बोल रहा हूं, एफ नेट बोल रहा हूं। माना कि सारे फोर्स लग रहे हैं और सबका रिजल्टेंट जो है मैं ऐसा बोल दे रहा हूं कि इस पे लग रहा है एफ नेट। क्या लग रहा है, एफ नेट। अच्छा, ये वाले ब्लॉक पे जब सारे फोर्सेस लग रहे थे उसका रिजल्टेंट हमने बोल दिया कि लग रहा है भाई साहब इधर की तरफ एफ नेट, और ये जो मास m है माना कि इसकी पहले रफ्तार थी u और ये चलता 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 भाई साहब यहां पहुंच गया है। मान लो कि इसने x दूरी कवर की, कितनी दूरी कवर की है, x इधर चला गया और इसकी रफ्तार हो गई है v। इसकी रफ्तार क्या हो गई है, v है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं इसकी एक्सेलरेशन को ये लिख सकता हूं एफ नेट डिवाइडेड बाई एम, बिल्कुल आप बोलेंगे इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और मैं क्या एक्सेलरेशन को ऐसा नहीं लिख सकता, v dv बाई dx, मैंने कहा ये भी लिखा जा सकता है। क्या मैं यहां से ये नहीं लिख सकता कि एफ नेट इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू एम वी डीवी, एम वी डीवी, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूं, मैंने कहा हाँ। अरे ये क्या लिखा हुआ है, ये तो वर्क डन लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, वर्क डन लिखा हुआ। एफ नेट की जगह क्या डाल सकते हो आप, ये प्लस ये प्लस ये, तो ये इंटू डी एक्स, ये इंटू डी एक्स, ये इंटू डी एक्स, ये इंटू डी एक्स आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, सबका इंटीग्रेशन आएगा। मैंने कहा हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, मैंने कहा ये आ जाएगा भाई साहब वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन बाई all the forces that is equal to mdv का इंटीग्रेशन। अच्छा, यहां से यहां गए तो आपकी रफ्तार जो है वो कहां से कहां गई, u से v गई, m बाहर आ गया, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, तो m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट आपकी कहां से कहां तक गई है, u से लेके v तक, यानी कि 1 बाई 2 m v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 m u स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखिए, ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल और ये है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाई फोर्स ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। मैंने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस का मतलब है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाई सूडो अगर लग रहा हो तो, प्लस वर्क डन बाई कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स, इन सब का वर्क डन बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, वो आपके आ जाएगा डेल्टा के। वो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा के। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। इसी बात को प्यार से क्या बोला जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। आपके चैप्टर के बहुत सारे सवाल, 75% सवाल जो है वो इन्हीं बात से सॉल्व होने वाले हैं, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व होने वाले हैं। अच्छा भाई साहब, सारे किसी बॉडी पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में सभी फोर्सेस के द्वारा किया गया कार्य जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा हो, कैसा हो, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, मैंने कहा सिर्फ इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिव, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, तो मैंने कहा ये पूरा कार्यक्रम क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव ये खत्म हो जाएगा। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव लग रहे हैं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस ये सब 0 0 आ जाएगा ना भाई साहब, इज इक्वल टू डेल्टा के ही आ जाएगा। अब आप याद करो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव तो माइनस ऑफ डेल्टा यू हुआ करता था। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता था, माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ गया, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी आ गया डेल्टा यू। माइनस ऑफ डेल्टा यू का मतलब क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का नेगेटिव, यानी कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको इधर ले आओ तो ध्यान से आप देखेंगे तो के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अरे ये क्या हुआ, ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है, ये क्या है, ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है टोटल। अरे ये क्या हुआ, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल
एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का क्या लग रहा है यहाँ पे, कंजर्वेशन। ऐसा तभी होगा जब सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे क्या लग रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो। तो यू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो। अगर एक आध नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा तब भाई साहब ये वैलिड होने वाला नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव लग रहे हो तो आप मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हैं, और अगर और बाकी ये तो हमेशा लगा सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आइए शुरू करते हैं सिलसिला सवालों का सिलसिला जो है अपन स्टार्ट करते हैं। खूब सारे सवाल अपन जो है वर्क एनर्जी थ्योरम पे सॉल्व करने वाले हैं, आसान से लेके बहुत बहुत टफ तक। तो बहुत ही आसान से सवाल से पहला शुरू करते हैं। चलिए भाई साहब, मान लेते हैं कि सिंपल से सवाल से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक स्प्रिंग है, क्या है, हमारे पास एक स्प्रिंग है और वो कनेक्टेड है एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो कि के है, क्या है, के है, और एक फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे रखी हुई है। वो सारी कहां रखी हुई है, एक स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है। इसका मास मान लीजिए 2 kg है, क्या है, 2 kg, और ये है स्मूथ। ये क्या है भाई साहब, स्मूथ। मैंने कहा अच्छा, यहां पे है ये नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग अपने क्या है, नेचुरल लेंथ पे है। अच्छा भाई साहब, मैंने क्या किया, मैंने इस वाली स्प्रिंग को खींचा और यहां पे ले आया। कहां तक ले आया, यहां तक ले आया, और ये वाली दूरी क्या हो गई है, ये वाली दूरी मेरे लिए हो गई है 2 मीटर। मैंने इसको खींच लिया है 2 मीटर, और यहां से क्या कर दिया, मैंने रिलीज कर दिया। इस 2 kg वाले ब्लॉक को मैंने यहां से रिलीज कर दिया। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। यहां से जब रिलीज किया है, यहां से मैंने रिलीज कर दिया, ऐसे खींचा 2 मीटर और रिलीज कर दिया। अब हुआ क्या है कि ये वापस लौट के आएगा। आपसे ये पूछा गया कि जब ये अपनी नेचुरल लेंथ यहां से है, अच्छा यहां से आएगा क्या, यहाँ रुक जाएगा? मैंने कहा नहीं, यहां आएगा तब तक क्या होगा, इसमें एक रफ्तार आ जाएगी, फिर ये कंप्रेस होगा। क्या होगा, कंप्रेस होगा। मान लीजिए कि वो यहां आ गया है और ये 1 मीटर कंप्रेस कर दिया, 1 मीटर कंप्रेस कर दिया गया है, और इसकी रफ्तार इधर की तरफ हो गई है v। इसकी रफ्तार क्या हो गई है, v। अभी भी ये उधर जा रहा है। अगर आपने 2 मीटर उधर खींचा है तो जाहिर सी बात है वो 2 मीटर इधर कंप्रेस करेगा कि नहीं करेगा। अब 1 मीटर कंप्रेस कर दिया है, यहाँ पे इसकी रफ्तार v है। आपसे पूछा गया कि v बताइए, आपसे क्या पूछा गया है, v बताइए। आपसे पूछा गया कि v बताइए, अब उसकी रफ्तार क्या होगी। स्प्रिंग कांस्टेंट को के ही रखें, वैल्यू देंगे नहीं, के ही रहने देते हैं। के की टर्म में आप बताइए कि रफ्तार क्या होगी। अच्छा भाई साहब, जब भी ऐसा कुछ आए, इनिशियल कंडीशन बताए, ये आपकी है इनिशियल कंडीशन, ये है आपकी फाइनल कंडीशन। आपको इन दोनों के बीच में रिश्ता लगाना है तो आपको यूज करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब आप ध्यान से देखिए भी ऐसे ऐसे हो रहा है कि किसका वर्क डन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका वर्क डन आएगा, स्प्रिंग फोर्स का आएगा। और स्प्रिंग फोर्स कैसा है, स्प्रिंग फोर्स है आपके लिए कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। स्प्रिंग फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या मैं आसान भाषा में ये नहीं बोल सकता कि ui प्लस के आई मस्ट बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल? ये तो बोल ही सकता हूं यार। स्प्रिंग फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में अगर अपन बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब अगर आप यूआई की बात करें तो अपने पास रहेगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी वाली, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। पहले क्या थी, इनिशियली आपके पास थी 1/2 इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। हम जानते हैं कि एक्स अगर इलोंगेशन हो कि कंप्रेशन हो, हाफ के एक्स स्क्वायर जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी। बाय डिफॉल्ट में ये मान के चल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम है, यानी कि नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो ये मेरे लिए इनिशियल वाली क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अच्छा भाई साहब, मीन पोजीशन यानी कि नेचुरल लेंथ पे मैंने 0 मान ली है, 0 प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई साहब, ये तो आगे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैंने कहा रिलीज किया तो यू की वैल्यू 0 होगी, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर मतलब 0 हो गया। अच्छा, जब ये यहां पे पहुंच जाएगा, तो अब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की होगी आपकी 0 प्लस 1/2 के इंटू कंप्रेशन है 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया आपका, है ना। आप जानते हैं कि x कंप्रेस करें कि x इलोंगेट कर दें, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर आती है। अगर नेचुरल लेंथ पे अपन 0 मान के चलें,
कुछ और भी मानोगे तो वो दोनों साइड से आएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/2 हाफ इंटू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। 1/2 मास आपके पास क्या है, 2 kg है, और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि आपके पास रफ्तार जो है वहां पे हो जाएगी v, तो ये v स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो 1/2 तो सब जगह कटता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 4k, क्या आ गया है 4k, दैट इज इक्वल टू k प्लस 2v स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू k प्लस 2v स्क्वायर। अच्छा भाई साहब, तो यहां से आ गया है आपका 3k इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके लिए, √3k डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से जो है वो इधर की तरफ जा रहा होगा। देखिए लल्लू पल्लू किस्म के सवाल से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का खेला शुरू किया है। इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था, वो था स्प्रिंग फोर्स, और वो कैसा है, कंजर्वेटिव, यानी वर्क डन उसी का आया है। तो अपने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, खूब सवाल सॉल्व करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे। अगली वाली सवाल पे प्रस्थान करते हैं। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, एक और सस्ता सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यही वाली अपने पास जो स्प्रिंग थी, स्प्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ है अपने पास क्या है, मान लीजिए कि ये ऐसी है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है इसका, और इसके आगे अपन एक रिंग लगा दी, यहाँ पे ना ऐसे रिंग फंसा दी, जिसका मास मान लेते हैं अपन क्या है, m मान लेते हैं, और इसको पास कर रहे हैं अपन एक रॉड में से, किसमें से, रॉड में से ऐसे पास कर दिया, टिक 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 ऐसे, है ना, रॉड में से ऐसे पास कर दिया, और रॉड अपनी जो है ऐसे वर्टिकल रखी हुई है। ये क्या है, रॉड है, कैसी है, मासलेस है, मासलेस एंड स्मूथ, मासलेस एंड स्मूथ, ऐसी एक रॉड रख दी मैंने। कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अपन सवाल कैसे बना रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं कि ये स्प्रिंग है जिसकी ये वाली लेंथ जो है ना उसको मैं डी बोल रहा हूं, क्या बोल दे रहा हूं, डी, और ये है उसकी नेचुरल लेंथ, क्या है, नेचुरल लेंथ, मतलब इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आराम से सोई हुई है अपनी नेचुरल लेंथ पे, और उसके आगे एक मास m कनेक्ट किया गया है। अच्छा, हमने क्या किया, इस वाले को पकड़ा ऐसे, यहां लेके गए, कहां लेके गए, मैंने कहा ये स्प्रिंग खिंच गई भाई साहब, ये स्प्रिंग क्या हो गई, खिंच गई, और ऐसी हो गई, मास m यहाँ पे है, ओ, और यहां से इसको अपन कर रहे हैं रिलीज, यहां से क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, ओहो, यहां हुआ करती थी ऐसी, यहां से ऊपर ले गए और माना कि ये एंगल क्या हो गया है, 37 डिग्री, इसको वहां से रिलीज कर दिया है। ये एक रॉड है क्योंकि मास लेस और स्मूथ है, इसको यहां से रिलीज कर दिया, क्या ये लौट के इधर आएगा, मैंने कहा हाँ, नीचे भी जाएगा, जब ये इस पोजीशन पे आएगा तब इसकी रफ्तार भी हो जाएगी। अब यहाँ आके रुकने वाला नहीं है, आगे भी जाएगा, क्योंकि यहाँ आते आते उसमें क्या हो गया होगा, रफ्तार आ गई होगी, तो ये गई इधर इधर, जब ये अपनी इसी वाली पोजीशन पे वापस आएगा ये रिंग और ये स्प्रिंग का सिस्टम, तो नीचे की तरफ इसकी रफ्तार v है, आपको ये रफ्तार v प्राप्त करनी है। आपका आंसर k और d की टर्म में होगा, k एंड d की टर्म में होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ये है, फाइनल कौन सी है, ये है, क्या लगेगा इनका वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, ये है आपकी इनिशियल पोजीशन और ये है आपकी फाइनल पोजीशन। मैंने कहा अच्छा, वर्क डन यहाँ पे किस किस का आएगा, मैंने कहा एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन नहीं है मतलब, अच्छा और क्या लग रहा होगा, मैंने कहा mg अपना काम कर रहा होगा। क्या स्प्रिंग फोर्स और mg यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है, मैंने कहा हाँ, तो क्या मैं ui प्लस के आई यू फाइनल प्लस के फाइनल बोल सकता, मैंने कहा हाँ, इन दोनों पोजीशन के बीच में मैं ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल बोल सकता हूं। अगर यहाँ फ्रिक्शन होती, अगर ये स्मूथ नहीं होता रॉड, तो क्या मैं और ये रॉड मतलब फिक्स रॉड मूव नहीं कर रही है, इसके ऊपर ये स्लाइड कर रहा है और फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन होती तो क्या ये बोल पाता, मैंने कहा नहीं, फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप ध्यान से देखें तो मुझे ui लिखना है ना, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, रेफरेंस चाहिए होता है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस मान लिया, तो यहाँ पे जो है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी ½ kx स्क्वायर, और अगर मैंने
नेचुरल लेंथ पे 0 मान लिया और यहाँ पे रेफरेंस मान लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा mgh हो जाएगा। ये वाली हाइट मेरे लिए h मान लिया मैंने। अब आप इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो आपके लिए ये वाला है d और ये वाला क्या है, ये h है भाई साहब। और मान लीजिए कि ये वाली लेंथ हो गई ये l है ना। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये d है। अगर आप cos 37 डिग्री की बात करें, किसकी, cos 37 डिग्री की, तो मतलब जो है L cos 37 डिग्री इज बेसिकली इक्वल टू आपके लिए d है। तो L इंटू cos 37 क्या है, 4/5 है, दैट इज इक्वल टू d है। तो L की वैल्यू क्या आ गई है, 5d डिवाइडेड बाई 4 है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलोंगेशन क्या होगा, मैंने कहा वो तो L माइनस डी होगा, यानी 5d डिवाइडेड बाई 4 माइनस डी है, यानी 4d वहां से घट गया। तो आंसर आपका आ रहा है d/4। आंसर क्या आ रहा है, d/4 आ रहा है आपका। क्या इलोंगेशन आ रहा है d/4। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। ये वाले हाइट कैसे पता करेंगे, मैंने कहा ये वाली हाइट के लिए आप क्या यूज कर दो, tan 37 डिग्री यूज कर लो। tan 37 डिग्री that is equal to 3/4 that is equal to h/d। तो h की वैल्यू क्या है आपके पास, 3d/4 है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में दो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, एक स्प्रिंग की आएगी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग की मेरे लिए क्या हो जाएगी, ½ kx²। x की वैल्यू क्या है, d/4 है, यानी d/4 का स्क्वायर आ जाएगा। मैं बाय डिफॉल्ट मीन पोजीशन पे यानी नेचुरल लेंथ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान रहा हूं, 0 मान रहा हूं। अच्छा, एक और पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh वाली, जो ग्रेविटेशनल से अगर मैंने यहाँ पे 0 मान ली है तो यहाँ की क्या होगी, mgh। और h की वैल्यू क्या है लाला, h की वैल्यू है 3d/4। h की वैल्यू क्या है, 3d/4। अच्छा, रिलीज किया है भाई साहब, तो रफ्तार क्या हो गई आपके लिए, इनिशियल 0 हो गई है। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, 0, दैट इज इक्वल टू u फाइनल। जब ये लौट के यहां आ जाएगी तब क्या स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी। मैंने कहा नेचुरल लेंथ पे तो मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या माना था, मैंने कहा 0। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जब ये यहां से यहां आ जाएगा तो ये तो अपने रेफरेंस लेवल पे ही आ गया। मैंने कहा हाँ, रेफरेंस की मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी थी, 0, तो वो भी कार्यक्रम हो गया है 0। अच्छा, प्लस इसके पास क्या बचेगा, मैंने कहा होगी काइनेटिक एनर्जी, वो होगी ½ mv²। वो क्या हो जाएगी, ½ mv²। हमें क्या चाहिए, मैंने कहा हमें चाहिए v चाहिए, हमें तो v चाहिए ना। तो ये 2 से ये 2 काट दीजिए, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी कि अच्छा भाई बहुत बढ़िया। ओ हो, तो ये हो गया है आपका kd² डिवाइडेड बाई 16 प्लस 3mgd डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू mv²। है। तो v अगर मुझे चाहिए होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, √kd²/16m प्लस आपके पास आ जाएगा 3gd डिवाइडेड बाई 2। तो m से m कट जाएगा नीचे, ये हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लो, सही किया है ना। kd²/16 और mg 3d डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू ½ mv²। तो m को इधर ले आए, mv² दैट इज रूट ले लीजिए इसका, kd²/16 m प्लस यहां से m कट गया 3gd। तो ठीक है भाई साहब, ये रफ्तार हो जाएगी इतना मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड की रफ्तार से ये नीचे की तरफ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे ऐड करते हैं। कोई बहुत ज्यादा टफ है क्या, बिल्कुल बहुत टफ नहीं है। बेसिक चीज क्या है, इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पता है, बीच में क्या लगेगी, मैंने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और सिस्टम में अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो तो फिर आप मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा दीजिए, ui प्लस k इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। चलिए भाई साहब, पहले लेते हैं एक लल्लू किस्म का सवाल, फिर आगे बढ़ते थोड़ा ठीक ठाक के। मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है, हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है जो कि धरातल पे रखा हुआ है। मास m है, मैंने इसको रफ्तार दी v और बोला कि यहाँ म्यू है फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, बताइए कि कितना दूर जाके रुक जाएगा।
कितना दूर जाके ये रुक जाएगा, कोई आपसे पूछे तो यहाँ पे रफ्तार 0 हो जाएगी। बताइए कितना दूर जाके ये वाला ब्लॉक रुक जाएगा। क्या ये बहुत ज्यादा आसान होगा? मैंने कहा हाँ। क्या करना पड़ेगा? ui प्लस के यू प्लस के पानी में, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस दौरान क्या लगेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। मैंने कहा क्या करेंगे? मैंने कहा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी। मैंने कहा इस पे ग्रेविटी लग रही होगी, एक नॉर्मल लग रहा होगा। मैंने कहा एक और क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा, दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। मैंने कहा हाँ, ग्रेविटी का वर्क डन 0 आएगा क्योंकि वो हमेशा नीचे लग रहा है और आइटम जा रहा है उधर। बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है बीच का एंगल, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0। वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0 का है क्योंकि नॉर्मल ऊपर और ये इधर जा रहा है, बीच का एंगल हमेशा 90 है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? मैंने कहा फ्रिक्शन लग रहा होगा आपके लिए पीछे की तरफ, कितना लग रहा होगा? मैंने कहा म्यू mg के बराबर लग रहा होगा। वर्क डन नेगेटिव होगा, काहे को? कि म्यू mg पीछे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा होगा और कोस 180 डिग्री यानी -1, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपके लिए? मास इनटू v स्क्वायर, यानी कि फाइनल काइनेटिक होगी आपके लिए 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि आपकी स्पीड का स्क्वायर। ये आ गया है आपके लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा? म्यू mg d दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। m ने m की बत्तियां गुल कर दी, v की वैल्यू क्या आ गई है? √2 म्यू g d। इतना दूर जाके आपका ब्लॉक रुक जाएगा, इतना दूर जाके आपका ब्लॉक रुक जाएगा। ये तो हो गया बहुत ही सस्ता सवाल। इसी का ढंग का वर्जन बनाते हैं कुछ फ्रिक्शन डाल के। बहुत ही सस्ता सवाल हो गया कि v रफ्तार दी है तो आगे कहां जाके ये वाला ब्लॉक रुक जाएगा, कोई भी बता देगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी और ये 0 क्यों किया है? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे हैं। तो आपके पास वर्क डन सिर्फ फ्रिक्शन का आया, फ्रिक्शन का म्यू mg फ्रिक्शन की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट d बीच का एंगल है 180 डिग्री यानी माइनस ऑफ म्यू mg d दैट इज इक्वल टू के फाइनली 0 माइनस ऑफ हाफ mv स्क्वायर। तो म्यू mg d m से m की बत्तियां खुल गई, 2 म्यू gd का रूट आपके लिए v आ गया है। थोड़ा सा इसको ठीक करते ही, मान लो कि कुछ ऐसा करें यहाँ पर, मान लो कि कुछ ऐसा करें। कैसा करें भाई साहब? देखें जरा ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे हम शेप को थोड़ा बदल लेते हैं। मान लो कि ये तपेला टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं। इस तरह का आइटम बना दिया मैंने। इस तरह की सरफेस है, इस तरह की क्या है? सरफेस है। मान लीजिए कि ये वाली हाइट है 1.5। ये वाली हाइट क्या है? 1.5 मीटर। यहाँ पे रखा हुआ है एक ब्लॉक। क्या रखा हुआ है? यहाँ पे रखा हुआ है एक ब्लॉक। और माना कि ब्लॉक का मास क्या है? ब्लॉक का मास m ही रख देते हैं। इसको यहाँ से अपन ने क्या किया? इसको यहाँ से अपन ने रिलीज कर दिया। क्या कर दिया है? इसको अपन ने यहाँ से रिलीज कर दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। और यहां से यहां तक सरफेस है स्मूथ। ये पॉइंट A मान लेते हैं जहां से रिलीज किया है, ये पॉइंट B मान लेते हैं, ये पॉइंट को C मान लेते हैं। यहाँ पे म्यू आपके लिए क्या है? 0 है यानी सरफेस स्मूथ है। यहाँ B और C के बीच में आपको म्यू दे दिया, मान लो कि दे दिया 0.2 और फिर C से आगे का म्यू क्या है आपके लिए? 0 है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां से इसको रिलीज किया, ये फिक्स्ड है। ये वाली दूरी आपको मान लेते दे देते हैं 3 मीटर। क्या है? 3 मीटर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जाए कि फाइंड द पोजीशन एट विच दिस ब्लॉक विल स्टॉप। फाइंड दी पोजीशन, फाइंड दी पोजीशन, फाइंड दी प्लेस या फाइंड दी पोजीशन, फाइंड द पोजीशन एट विच दिस ब्लॉक will stop, at which this block will stop, this block will stop। कहां पे ये ब्लॉक रुक जाएगा भाई साहब? ये आपसे पूछा गया है। कहां से रिलीज किया है? मैंने कहा यहां से रिलीज किया है। कहां से? 1.5 मीटर की हाइट पे यहां से रिलीज किया है। म्यू है आपके लिए 0 यहाँ पे और B और C के बीच का म्यू क्या है? 0.2 है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां से यहां आएगा तो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इससे आगे भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। लॉस कहां पे होगा? लॉस B और C के बीच में होगा। लॉस कहां पे होगा? B और C के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? फ्रिक्शन का रोल आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने मान लो कि यहाँ पे है, मान लिया है रेफरेंस लेवल, तो इनके पास है पहले क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की कितनी है? मैंने कहा mgh। अगर मैंने यहाँ का रेफरेंस लेवल मान के यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, हम जानते हैं कि हम
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ का 0 बोल दिया, यहाँ का क्या होगा mgh, यानी कि आपके पास हो जाएगा m का वैल्यू m है, g की वैल्यू आप 10 डाल दीजिए इंटू 1.5 इंटू 1.5, यानी 15 m जो है आपके पास एनर्जी है। क्या है 15 m जूल आपके पास एनर्जी थी। अच्छा, यहाँ आते आते वो पूरी की पूरी एनर्जी किसमें तब्दील हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपके लिए 0 है। तो मैंने बोल दिया कि ब्लॉक की रफ्तार v हो गई है, यहाँ पे क्या हो गई है v हो गई है। ये 15 m पूरा का पूरा किसमें तब्दील हो गया होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, m ने m की बत्तियां खुल कर दी, यानी रफ्तार आपके पास आई होगी √30 मीटर पर सेकेंड। अब ये √30 मीटर पर सेकेंड यहाँ आते आते √30 मीटर पर सेकेंड नहीं रहा होगा, कुछ कम हो गया होगा। मैंने कहा क्यों, अच्छा यहाँ पे एनर्जी थी आपके पास 15 m, वो यहाँ पे थी 15 m, यहाँ पे कुछ कम हो गई होगी, इतनी कम हुई होगी जितना फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ने यहाँ पे नेगेटिव वर्क किया होगा। कितना वर्क डन होगा फ्रिक्शन का, तो पहले आप ध्यान से देखें, इस पूरी यात्रा के दौरान फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, मैंने कहा 1/5 इंटू एम जी। अच्छा, ये है आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू, g को 10 मान लीजिए, तो 2m आ गया है। क्या आ गया है 2m है। यहां से यहां तक वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फ्रॉम b टू c जो है वो आपका 2m इंटू d इंटू -1, यानी कि माइनस ऑफ 2m। d की वैल्यू क्या है आपके लिए, d की वैल्यू है 3, यानी कि -6m है, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा आपके लिए 6m। m की वैल्यू 1 kg रखोगे तो ये 6 जूल हो जाएगा, 2 रखोगे तो -12 जूल। अच्छा, यहां से यहां तक, यानी यहाँ पे एनर्जी थी आपके पास, यहाँ पे आपके पास एनर्जी थी 15 m, जिसमें से ये -6m खा गया होगा, तो यहाँ आते आते बची होगी 9m। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी 9m। ये कौन सी फॉर्मेट में होगी, मैंने कहा ये हाफ m v1 मान लीजिए, यहाँ v मान लिया है, तो यहाँ v1 का स्क्वायर मान लो। तो अब आपके पास जो v1 है उसकी वैल्यू आपके लिए क्या आ गई है √18 मीटर पर सेकेंड, यानी रफ्तार कम हो गई है। यहाँ से यहाँ आते आते, यहाँ पे कभी 30 मीटर पर सेकेंड हुआ करती थी, यहाँ आते आते √18 मीटर पर सेकेंड। अभी कितनी हाइट पे जाएगा, कोई आपसे बोले कि 1.5 मीटर तक जाएगा कि उससे कम जाएगा, कोई भी बोल देगा उससे कम जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये एनर्जी आपकी 9m जो है, यहाँ पे वो काइनेटिक वाली पूरी की पूरी किसमें तब्दील हो जाए mgh में, m से m कट गया, h की वैल्यू क्या होगी 9/g, यानी कि 9/10 का रूट है, सॉरी 9/g यानी कि 9/g यानी कि 10, यानी कि 0.9 मीटर जाएगा। पहले यहाँ पे कहां से रिलीज किया था 1.5 मीटर से, लेकिन यहाँ ऊपर कहां जाएगा 0.9, वहां पे रुकेगा और वापस लौट के आ जाएगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, वापस जाएगा। उसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आते आते किसमें तब्दील होगी, मैंने कहा पूरी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। अब भी रफ्तार उसकी यही रहेगी √18, और ये 9m वाली एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ आते आते कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, मैंने कहा 6m कम होगी। रहेगी क्या, मैंने कहा रहेगी 3m जूल जो है वो एनर्जी यहाँ पे रहेगी, ये ऊपर जाएगा कितना, मैंने कहा 3m = mgh, उतना जाएगा, फिर वहां रुकेगा, फिर लौट के वापस आएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी 3m, रफ्तार इधर की तरफ आ जाएगी। ये 3m है, यहां पहुंचने के लिए मिनिमम इसको चाहिए होगी 6m, तो 3m जो है वो इसके पास थी, यहां पहुंचने पहुंचते फ्रिक्शन को चाहिए 6m, तो ये मिड पॉइंट पे आके रुक जाएगी ना लाला यार। इसके पास जो एनर्जी है वो 3m है, और यहां से यहां तक फ्रिक्शन का वर्क डन होता है 6m, तो यहां से यहां तक का क्या होगा 3m नेगेटिव वर्क हो जाएगा, जिससे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 0। तो कहां आके रुक गया भाई साहब, फाइंड द पोजीशन एट विच ब्लॉक विल स्टॉप, फाइंड द पोजीशन एट विच ब्लॉक विल बी स्टॉप। तो आपका आंसर होगा एट द मिड पॉइंट ऑफ, यानी कि 1.5 मीटर यहां से B से, यानी आपका आंसर होगा एट द मिड पॉइंट ऑफ BC, at the midpoint of BC लाइन के मिड पॉइंट पे जाके ये वाला ब्लॉक जो है अपना स्टॉप मार लेगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक आज सवाल लिख देते हैं अपने होमवर्क के लिए, और फिर कल नेक्स्ट वाली क्लास से अपन जो है खूब सवाल सॉल्व करेंगे। मुद्दे की बात आप समझ गए कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको उड़ाते हैं और एक सवाल को लिख देते हैं होमवर्क के लिए।
चलिए भाई साहब एक आध सवाल और सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि अपने पास क्या है, मान लीजिए कि अपने पास एक स्प्रिंग है ड्र 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 ड्र, और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसको इससे लगा के इसको कंप्रेस कर देते हैं, और यहाँ पे रखा हुआ ये सारा कार्यक्रम धरातल पे रखा हुआ है, धरातल पे सारे कार्यक्रम को रखा हुआ। मान लीजिए कि ब्लॉक जो है इसका मास है आपके लिए 1 kg, इसका मास क्या है 1 kg है, और स्प्रिंग का कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 50 न्यूटन पर मीटर, और स्प्रिंग जो है ये कनेक्टेड नहीं है, स्प्रिंग इससे बांधी हुई नहीं है, स्प्रिंग जस्ट ऐसे रखी हुई और इसको कंप्रेस किया। मान लो कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहाँ पे थी, इसको कंप्रेस कितना किया है 2 मीटर यहाँ पे कंप्रेस किया, और यहाँ पे क्या कर दिया इस आइटम को रिलीज कर दिया है ना। स्प्रिंग इससे बंधी हुई नहीं है, जस्ट इसके टच है, जस्ट इसके क्या है टच है, इसको यहां से रिलीज कर दिया है, और यहाँ पे जो धरातल के साथ म्यू है वो आपको दिया गया है 0.5 है ना। तो क्या होगा कि इसको कंप्रेस करके ऐसे रखा है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कहां तक है यहां तक, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहां तक है। ये कार्यक्रम वापस आएगा, यहाँ आएगा, ये जो ब्लॉक है वो इधर की तरफ भागेगा, और यहाँ कहीं आके वो ब्लॉक रुक जाएगा, यहाँ पे ये रुक जाएगा, यानी कि इसकी रफ्तार हो जाएगी 0। ब्लॉक है आपका 1 kg का। तो आपको ये पता करना है, आपको ये पता करना है कि ये वाली दूरी जो x होगी वो क्या होगी, ये वाली दूरी x क्या होगी। सवाल आप समझ गए होंगे कि एक स्प्रिंग है, उससे ब्लॉक को लगा के इसे कंप्रेस किया 2 मीटर और रिलीज कर दिया, तो और ब्लॉक जो इधर की तरफ भाग के गया, यहाँ पे रुक गया है। बताइए कि वो x की वैल्यू क्या होगी। अब आप ध्यान से देखें तो जब तक ये कंप्रेस रहेगा स्प्रिंग धक्का लगाती रहेगी, जब तक कि ये कंप्रेस रहेगा स्प्रिंग धक्का लगाती रहेगी। उसके बाद स्प्रिंग क्या इससे आगे जाएगी, मैंने कहा नहीं, स्प्रिंग आगे जाने वाली नहीं है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगी और रुक जाएगी, क्योंकि वो बंधी हुई नहीं है। अगर ये ब्लॉक से बंधी हुई होती, यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है, मतलब बंधी हुई नहीं है, जस्ट टच में, जस्ट क्या है टच में, तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगी ऐसे टिक 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 टिक, फिर उसके बाद ब्लॉक भी आगे जाते रहेंगे। लेकिन अगर बंधी हुई होती तो ब्लॉक उसको साथ में लेके चलता। मैंने कहा अच्छा, तो स्प्रिंग अच्छा भाई यहाँ से ये आपकी इनिशियल पोजीशन होगी और ये आपकी क्या होगी, ये फाइनल पोजीशन। क्या यूज करेंगे, मैंने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, और वही है क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होगा, सेम लेवल पे है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है 0 होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग की अगर बात करें तो स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, यानी कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल है। यू इनिशियल क्या था भाई साहब, यू इनिशियल आपका होगा 1/2 के की वैल्यू क्या है 50 है, और क्या होगा, मैंने कहा कंप्रेस हो रखा है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही फाइन, शानदार। और आपके पास जो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, स्प्रिंग तो यहीं पहुंच के रुक जाएगी, यानी यू फाइनल उसका 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इजिकल टू प्लस आपके पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा, ये तो आपका हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, मैंने कहा इस पूरी यात्रा के दौरान फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर की तरफ, और उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू आपका है 1/2 इंटू नॉर्मल है 10 यानी कि 5, यानी कि आपका पास 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहां से यहां तक, यानी कि ये 2 है और ये x है, x प्लस 2 आ जाएगा, और ये नेगेटिव का होगा, काहे को, ये नेगेटिव का इसलिए होगा, ये नेगेटिव का इसलिए होगा कि भाई साहब फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे और वो जा रहा है इधर। दैट इज इक्वल टू के फाइनल, यानी कि 0 माइनस के इनिशियल, दैट इज 0। तो यहां से क्या आ गया है अपने पास, यहां से आ गया है ये आपका हो गया 25 इंटू 4 यानी 100, 100 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2, हो ये 20 आ गया है। अरे ये क्या हुआ, x की वैल्यू क्या होगी 20, x की वैल्यू x प्लस 20, ये तो x की वैल्यू क्या आ गई है 18 मीटर, x की वैल्यू क्या आ गई है 18 मीटर, उधर जाके जो है ये ब्लॉक रुक जाएगा, है ना। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा ही एक चंपू टाइप का सवाल देते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल जो है नेक्स्ट वाली क्लास से अपन करते हैं। लग रहा है आज का टाइम हमारे लिए खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए भाई साहब, बोर्ड हो गया चकाचक, एक आध सवाल बनाते हैं होमवर्क के लिए। हा 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 हा। मान लीजिए कि इस तरह का एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए कि इस तरह का एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे कर लेते हैं, बना लेते हैं इंक्लाइन प्लेन। ये वाली हाइट मान लेते हैं कितनी है 2 मीटर है, क्या है
2 मीटर की हाइट है और एक इंक्लाइन प्लेन है फिक्स्ड, कैसा वाला, फिक्स्ड वाला, और इसके ऊपर रखा है ब्लॉक, क्या रखा है, ब्लॉक रखा है, इसका मास है 1 kg। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसको यहां से रिलीज किया, क्या किया है, रिलीज कर दिया है, और यहाँ का म्यू आपको लिए है 0.2, ये वाला एंगल मान लीजिए है 37 डिग्री, और यहां से 2 मीटर आगे के, कितने मीटर, 2 मीटर आगे की तरफ मान लीजिए यहाँ पे म्यू आपको दिया हुआ है 0.2, कितना है, म्यू इज इक्वल टू 0.2, और इससे आगे रखी हुई एक स्प्रिंग ऐसे लगा रखी है, टिक टिक टिक, यहाँ पे है दीवार, यहाँ पे क्या है, दीवार है भाई साहब, और ये अपनी नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है, स्प्रिंग का के जो है वो आपको दे दिया मान लो 50 न्यूटन पर मीटर, 50 न्यूटन पर मीटर, और ये वाला आइटम को यहां से रिलीज किया है, ये फिक्स्ड है 2 मीटर है, 37 डिग्री है, म्यू 0.2 है म्यू सब जगह, और स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए कि के है जो 50 न्यूटन पर मीटर है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द maximum compression, find the maximum compression in the string compression in the spring, find the maximum compression in the spring है, ये आपके लिए सवाल है, find the maximum compression in the spring, यानी यहां से रिलीज किया गया, यहां आके टकरा गया, आपसे पूछा जाए कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आज का वक्त हो गया है, तो बहुत बढ़िया, इनिशियल और फाइनल के बीच में लगा दीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइको की फ्रिक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहीं पे मतलब आपकी खेला को समाप्त करते हैं। आप अपना और अपनी पढ़ाई का, अपने हेल्थ का खूब ख्याल रखिएगा, होमवर्क वगैरह करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।